दोस्तों, जैसे कि हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के केमिस्ट्री के सिलेबस की जो वीडियो श्रृंखला चल रही है, उसमें जो हमारा जो यूनिट चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा वीबीटी वैलेंस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके एप्लीकेशन, और फिर मैं आपसे उसके अंदर संकरण और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करूँगा। उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण और उसके एप्लीकेशन, और अंत में मैं आपको पढ़ाऊँगा वीएससीपीआर थ्योरी। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के आने वाले जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर होंगे, उनमें आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाए। इसी आशा के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, आज का जो टाइटल है अपना, वो है वैलेंस सर्वप्रथम आज की इस वीडियो में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी। हिंदी में बोले तो संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत को किसने दिया था? ये पोलिंग ने ही दिया था। किसने दिया था? पोलिंग ने। क्लियर? अब देखिए आगे कि इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध का निर्माण किसके ऊपर होता है? अतिव्यापन पर आधारित होता है। ठीक है? और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में समान बंधों की व्याख्या करने हेतु तथा ज्यामिति को समझाने हेतु वीबीटी में किसकी धारणा दी गई? संकरण की धारणा को शामिल की गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वीबीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये किस पर बेस्ड है? प्योरली संकरण पर। प्योरली, जैसे ही संकरण को काल्पनिक परिघटना माना, वैसे ही वीबीटी सिद्धांत फेल हो गया। और उसके बाद इसको हम ओनली थ्योरी में ही पढ़ते हैं, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो जो हमारा मेन टॉपिक है, पहला आएगा वो अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। देखिए, अतिव्यापन होता क्या है? ये दो कक्षकों की इंटरमिक्सिंग को अतिव्यापन कहते हैं। जब दो कक्षकों की मिक्सिंग होती है, उस परिघटना को क्या कहते हैं? अतिव्यापन। अब देखिए, अतिव्यापन प्योर एस एस कक्षक में हो सकता है तो एस एस अतिव्यापन, पी और एस में हो सकता है तो पी एस अतिव्यापन, एस और पी में हो सकता है, और संकरित कक्षों में हो सकता है, एस पी पी में हो सकता है, संकरित और असंकरित कक्षक के बीच में हो सकता है, संकरित संकरित कक्षक के बीच में हो सकते हैं। देखो, अवर कक्षकों की अवर इंटरमिक्सिंग, कक्षकों की इंटरमिक्सिंग हो सकती है। यहाँ पर कक्षकों की इंटरमिक्सिंग हो रही है, चाहे कक्षक संकरित हो या असंकरित हो। असंकरित कक्षक में चाहे पी कक्षक हो, टी हो, या फिर एस कक्षक हो। क्लियर? अब अतिव्यापन पे आते हैं, तो अतिव्यापन अपने दो प्रकार का होता है। समाक्षीय, कोएक्सियल, इसका मतलब फेस टू फेस, इसका मतलब सेम एक्सिस। यदि एक ही एक्सिस पर दो ऑर्बिटल आ रहा हो, जैसे एक ये आ रहा और दूसरा भी इसी एक्सिस पर आ रहा हो, इसी एक्सिस पर, तो इसको बोलेंगे हम, जब इसमें मिक्सिंग होएगी ना, इसको हम बोलेंगे फेस टू फेस या समाक्षीय अतिव्यापन। इससे किस कौन से बंध का निर्माण होता है? सिग्मा बंध का निर्माण, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। दूसरा है समपार्श्वीय अतिव्यापन, कोलैटरल अतिव्यापन, साइड बाय साइड अतिव्यापन। इसको क्या कहते हैं? मान लिया जाए दो कक्षक है, ये ऐसा है, इनका एक्सिस तो ये है, अब एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहे, अब ये एक दूसरे से दूर से ही इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई। इस प्रकार के अतिव्यापन को बोलेंगे हम समपार्श्वीय अतिव्यापन। क्लियर? इस समपार्श्वीय अतिव्यापन से किस कौन से बंध का निर्माण होता है? तो होता है पाई बंध का निर्माण। तो इसीलिए तो ये पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में क्या होता है? वीक होता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मेन जो चीज आई है अपने, वो है एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब अतिव्यापन की सीमा।
अतिव्यापन की जो सीमा है, कितनी सीमा तक अतिव्यापन हो सकता है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो साइज के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है और दिशात्मक गुण के समानुपाती होता है। यहाँ से बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जो कभी भी आ सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको कोई एक मुख्य बिंदु समझना पड़ेगा। 1-2 मुख्य बिंदु देखिए, सभी संक्रित कक्षकों का दिशात्मक गुण असंक्रित कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होता है। देखिए, जब पोलिंग ने संकरण की अवधारणा दी तो उसने यही कहा था कि जब नॉर्मल कक्षक आपस में मिलकर संक्रित कक्षक बना रहे हैं तो उनका स्थायित्व नॉर्मल कक्षकों से तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना। जब ज़्यादा होता तो उसने कहा था कि संक्रित कक्षकों में दिशात्मक गुण आ जाने के कारण इनके द्वारा बनने वाला बंध नॉर्मल कक्षकों की तुलना में ही अधिक मजबूत होता है। इसलिए ही तो ये एक मुख्य बिंदु है कि दिशात्मक गुण ये संक्रित कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होता है। ये हम नहीं कह रहे, पोलिंग कहकर गया था, ठीक है? अब यदि दिशात्मक गुण की बात करें, तो दिशात्मक गुण में संक्रित कक्षक का असंक्रित कक्षक से ज़्यादा है और असंक्रित कक्षक में भी पी कक्षक का दिशात्मक गुण एस कक्षक की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि पी कक्षक कैसा रहता है? डंबलाकार। डंबलाकार, बल्कि एस कक्षक होता है गोलाकार। क्लियर? गोलाकार। बात ये आई है कि जब संकरण दिया था तो एक बात बोलकर गया था कि संक्रित कक्षकों की आकृति समान होती है। बस संकरण के अनुसार आकार अलग-अलग हो सकता है। इसमें एक लोब बड़ी रहती है हमेशा संक्रित कक्षकों में और एक लोब छोटी होती है। तो देखो, ये इसको लिखने का तरीका भी है, एक लोब छोटी, एक लोब बड़ी। तो सबसे ज़्यादा दिशात्मक गुण संक्रित में, फिर उससे कम असंक्रित, असंक्रित में भी किसमें? पी में, पी से कम है एस में। क्लियर? दूसरी बात, सभी संक्रित कक्षकों की आकृति समान होती है। सभी संक्रित कक्षकों की जो शेप है ना, शेप क्या होती है? आइडेंटिकल, लेकिन आकार अलग-अलग होता है। ये बात याद रखना। और आकार किस पे डिपेंड करता है? परसेंटेज एस लक्षण पर। और आकार परसेंटेज एस लक्षण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तो इसके बेसिस पर मैं आपको 1-2 चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, माना कि एक संकरण है कौन-सा? sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3, ठीक है? इसमें परसेंटेज एस जो लक्षण है, वो इसमें कितने हैं? एक एस है, एक पी है। 50% हुआ कि नहीं? इसमें हुआ 33.3% और इसमें हुआ 25%। क्लियर? अब देखिए, मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, तो क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ रहा है? परसेंटेज एस आकार बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा? कि परसेंटेज एस करैक्टर कम हो रहा है। आकार एस करैक्टर का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जब एस लक्षण कम होंगे ऊपर से नीचे जाने पर, तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसलिए तो हम शो करते हैं कि ये तो छोटा आकार, फिर ये इससे बड़ा आकार, फिर ये और बड़ा आकार। देखिए, अब इनकी आकृति एक जैसी है, एक डंबल बड़ी, एक डंबल छोटी, एक डंबल बड़ी, एक छोटी, लेकिन इनका आकार क्या होता जा रहा? बढ़ता जा रहा। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे ऊपर से नीचे जाता हूँ, तो परसेंटेज एस करैक्टर इसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है। परसेंटेज एस करैक्टर कम होगा, तो आकार क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जब आकार इंक्रीज़ होगा, तो मैंने बताया था ना, एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग, अतिव्यापन की मात्रा क्या होएगी? कम होएगी। तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो क्या होती जा रही है? वो भी डिक्रीज़ होती जा रही। जब ये डिक्रीज़ होएगी, इसमें क्या होगा? ये डिक्रीज़ होएगी, तो इसमें क्या होगा? बंद ऊर्जा भी कम होती जाएगी।
बंद ऊर्जा का मान भी ठीक क्या होता जाएगा? डिक्रीज़ होता जाएगा। एक बात ध्यान देने योग्य है, जब संक्रित कक्षकों का डायरेक्शनल करैक्टर समान होता है, चाहे sp हो, sp2 या sp3 संक्रित कक्षक हो, तो यहाँ पर दिशात्मक गुण क्या है? एक जैसे। दिशात्मक गुण यहाँ पर क्या है? समान, सभी का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर? अब देखिए आगे। इसी के बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। मान लिया जाए कि ये का हाइड्रोजन sp संकरित कक्षक sp संकरित कार्बन के साथ क्या बना रहा है? बंध बना रहा है। ये sp2 संकरित कार्बन के साथ बना रहा है और ये sp3 संकरित कार्बन के साथ बना रहा है। ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये sp है, डबल बॉन्ड के कारण ये sp2 और ये sp, ठीक है? क्लियर? अब क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि अगर मैं बाएँ से दाएँ जा रहा हूँ, तो परसेंटेज एक्स लक्षण क्या हो रहे हैं? क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। जब परसेंटेज एक्स लक्षण कम होंगे, तो आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जब आकार बढ़ेगा तो अतिव्यापन की मात्रा कम होगी। ये ये अतिव्यापन की मात्रा कम होती जा रही है। जब अतिव्यापन की मात्रा कम होगी, तो बंध क्या बनेगा? कमज़ोर बंध का फ़ॉर्मेशन होएगा। इसलिए बंध सामर्थ्य भी क्या होगी? कम। बंध सामर्थ्य कम होगी तो बंध ऊर्जा भी बढ़ेगी। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये वाला बंध देखो, ये वाला देखो और यहाँ वाला देखो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंध कौन-सा है? ये वाला है। ये वाला हाइड्रोजन। ये और वीक और ये सबसे ज़्यादा वीक होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं और देखिए, अब तीसरी कंडीशन देखो, बात ये आ रही थी कि संक्रित कक्षक है। अगर तुलना संक्रित कक्षक यदि तुलना संक्रित कक्षक को एवं असंक्रित कक्षकों में करें, तब तो ये सीधा-सीधा किससे हो जाता है? तुलना किससे कर सकते हैं अपन? दिशात्मक गुण से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिशात्मक गुण से। क्लियर? लेकिन यदि हम तुलना करें ओनली संकरित कक्षकों, अलग-अलग प्रकार के संकरण के संकरित कक्ष, अगर तुलना करें तो उसमें आ जाती है अपने पास साइज मतलब आकार। वहाँ पर दिशात्मक गुण सेम होता है, क्या डोमिनेंट हो जाता है? साइज। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए अपने पास कि उस दौरान साइज कि उस दौरान आकार एवं दिशात्मक गुण दोनों एक साथ यानी कि साइज एवं डायरेक्शनल कैरेक्टर दोनों साथ-साथ क्या हो रहे हो? वेरी करते हो, चेंज होते हो। तब हम किसको वरीयता देंगे? कि दिशात्मक गुण को वरीयता देंगे या फिर आकार को वरीयता देंगे? तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब तब दिशात्मक गुण की तुलना में हमेशा आकार को वरीयता दी जाती है। जब हम आकार की बात करेंगे तो आकार का सीधा-सीधा मतलब आ गया मुख्य क्वांटम संख्या से। क्लियर? मतलब जैसे-जैसे n बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा। इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो अतिव्यापन की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। एक्सटेंड और ओवरलैपिंग। तो देखिए यहाँ पर है कि अतिव्यापन का क्रम की बात करें तो ये है कि 1s और 2s। एस सेम है लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। आकार इसका ज़्यादा, इसका कम, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किससे बनेगा? इससे। इसमें अतिव्यापन ज़्यादा होगा। इसी प्रकार 2p 3p अतिव्यापन में तुलना करें तो 2p में अतिव्यापन की मात्रा ज़्यादा है, किसकी तुलना में? 3p की तुलना में। ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। 1s
और 2p दोनों से क्या बन रहा है? सिग्मा बंध। क्लियर? सिग्मा बंध। लेकिन 1s वाला सिग्मा बंध क्या हो रहा है? मजबूत। किसकी तुलना में? पीपी सिग्मा बंध की तुलना में। यहाँ पर अतिव्यापन ज़्यादा हो रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग किस पे डिपेंड कर रही थी? परसेंटेज एस करैक्टर पे। यहाँ एस करैक्टर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होगी 2p की तुलना में। क्लियर? और यदि आप इससे नहीं समझ पा रहे हो 1s 2p आकार से भी आ जाएगा क्लियर। ये तो प्रिंसिपल क्वार्टर नंबर 1, यह है अपने पास 2। इसका आकार छोटा है, छोटा होने के कारण इसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, इसकी तुलना में 2p की तुलना में। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व कर लेते हैं। क्लियर? देखिए, एक क्वेश्चन है। ये दिया आपके पास कि 1s 2s अतिव्यापन, 2p सिग्मा बंध अतिव्यापन, 2p अतिव्यापन और 2p पाइबंध अतिव्यापन। अब ये तो क्लियर हो गया कि सबसे छोटा आकार कौन-सा है? ये वाला, क्योंकि यहाँ पर n बराबर क्या है? 1, क्योंकि क्वांटम नंबर का कितना मान है? 1। तो सबसे ज़्यादा अतिव्यापन होगा 1s में। ये तो हो गया। और सबसे कम अतिव्यापन होगा 2p पाइबंध वाले में, क्योंकि ये तो अक्षीय ही नहीं है। ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा ये और सबसे कम ये। अब बीच वाले बचे 1s फिर 2s 2p। अब ये तो देखिए आकार समान है तो किस पे डिपेंड करेगा? आकार समान है तो किस पे डिपेंड करेगा? बताइए। दिशात्मक गुण पर। दिशात्मक गुण p का ज़्यादा होता था किससे? s से। क्लियर? तो पहले कौन आएगा? 2p 2p। उसके बाद आएगा 2p 2s। उसके बाद आएगा 2s 2s। क्लियर? आगे समझ में? मतलब ये और ये तो डिसाइड हो गया। किससे? ये तो सबसे पहला आया आकार के कारण, क्योंकि आकार और दिशात्मक गुण दोनों में किसको वरीयता देंगे? आकार को। ठीक है? अब यहाँ पर सारा का सारा आ गया किस पर? दिशात्मक गुण पे। ये पाइबंध के कारण अलग हो गया कि इसमें तो ओवरलैपिंग अलग टाइप की होगी, है ना? समपार्श्विक, इसलिए सबसे कम। अभी 3 चीज़ है, तीनों का आकार एक जैसा है, तो यहाँ पर कौन-सा फैक्टर काम करेगा? दिशात्मक गुण। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये है एसएस, पीपी, एसपी और पीपी। अब यहाँ पर 1 और 2 तो आगे लगाया नहीं, इसका मतलब आकार में तो डिपेंड करेगा नहीं, अब आकार को तो देख नहीं सकते। आकार फैक्टर को अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आकार कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखा जाएगा ओनली दिशात्मक गुण। किसको? दिशात्मक गुण को। अब दिशात्मक गुण को देखिए आप लोग। एस में सबसे ज़्यादा है या पीपी में या एसपी में या पीपी में? तो देखिए यहाँ पर पी सिग्मा बंध में सबसे ज़्यादा दिशात्मक गुण है, पी में ज़्यादा रहता ना। फिर आ जाएगा एसपी, ठीक है? फिर आ जाएगा एस और मजबूरन पी और पी पाई कब आएगा? लास्ट में। क्लियर? क्योंकि यह समपार्श्विक अतिव्यापन है। तभी तो पाई बंध बनता। समपार्श्वीय समपार्श्वीय अतिव्यापन। क्लियर? अब आपको देखो, ये चीज़ क्लियर रखनी है, कब तो डायरेक्शनल कैरेक्टर यूज़ करना है, कब केवल आकार यूज़ करना है और कब आकार एवं डायरेक्शनल कैरेक्टर दोनों वेरी कर रहे हैं, तो उसमें प्रायोरिटी आकार को देनी है। क्लियर? ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए, वरना आपके कंसेप्ट मिक्स हो जाएँगे और आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन तुरंत आपके वो जो ऑप्शन बनाए जाते हैं, वो आपके दिमाग को देखते हुए बनाए जाते हैं, कि आपका अगर ऐसा क्लिक हुआ तो आंसर भी मिलता है, ऐसा कंसेप्ट लगाओगे तो आपको वो आंसर भी मिलेगा। तो आपको कंसेप्ट को मिक्सिंग नहीं करना है, उनको अलग-अलग रखना है और एक कंसेप्चुअल थ्योरम बना लेने की। एक चीज़ वेरी करती है तब क्या है, दूसरी वेरी करती है तब क्या है, तो दोनों वेरी करती है तो कैसे कंसीडर करेंगे। क्लियर? मान लीजिए एक उदाहरण दे देता हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल।
वो एग्ज़ाम्पल ये है कि एक तो दिया मैंने आपको एसपी पी ओवरलैपिंग और एक दिया मैंने एसपी एस ओवरलैपिंग। इसमें आपको किसमें ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें कम हो रही है, आंसर लिखना। तो बताइए एसपी पी में ज़्यादा होगी या एसपी एस में होगी? एसपी पी में, कि इसमें दिशात्मक गुण ज़्यादा है ना? इत और एसपी एस एसपी संकरण और एस कक्षक के बीच की ओवरलैपिंग कम होगी। अतिव्यापन एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल रूप में बता देता हूँ। 1s 1s 2s 2s ठीक है? 3s 3s 4s 4s। तो देखिए यहाँ सारा का सारा किस पे आ गया? आकार पे। तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगी? इसका आकार सबसे छोटा होगा, इसका सबसे छोटा, फिर इससे छोटा ये, फिर ये सबसे कम ओवरलैपिंग इसमें रहेगी। क्लियर? अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं संकरण पर। देखिए आधा संकरण तो आपने यहीं पढ़ लिया। कहाँ पर? यहीं पर, कि ये संक्रांत कक्षक क्या है, क्या नहीं है। अब ये आकार पढ़ लिया और इसके बाद अपन आ जाते हैं संकरण, ठीक है? किस पर आ जाते हैं? संकरण पर। संकरण में क्या है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दिया किसने? ये पोलिंग ने दिया। और पोलिंग ने जैसे ही दिया, ये खुद बोलकर गया कि ये एक काल्पनिक परिघटना है। क्या है? काल्पनिक परिघटना। मतलब संकरण नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया में, ठीक है? ये काल्पनिक परिघटना क्योंकि वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उसके सम्मान में हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है? अब बात ये आती है कि संकरण क्या होता है? एक ही परमाणु के अलग-अलग कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जितनी संख्या में ये भाग लेते हैं। बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं तथा इस परिघटना को संकरण कहते हैं। बनने वाले संकरित कक्ष का आकृति, ऊर्जा एवं दिशात्मक गुण 3 चीजें। आकृति, ऊर्जा एवं दिशात्मक गुण में क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन आकार में अलग-अलग हो सकते हैं। दूसरी बात, संकरण में कक्षक भाग ले रहे नहीं, ना कि इलेक्ट्रॉन। इसलिए संकरण में भाग लेने वाला कक्षक अर्धपूरित भी हो सकते हैं, पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं और खाली भी हो सकते हैं। तो बनने वाला संगृहीत कक्षक भी अर्धपूरित भी हो सकते हैं, पूर्ण पूरित भी हो सकते हैं और पूरी तरीके से वैकेंट भी हो सकते हैं। तो ये तो थी आपके इसकी डेफिनेशन और जनरल परिचय। इससे तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है। मेन जो क्वेश्चन पूछेगा वो है यहाँ से। तो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा संकरण की पहचान। संकरण की पहचान कैसे करो? तो संकरण की पहचान करने का मैं बेस्ट तरीका बताऊँगा और बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस से भी आपको निकाल कर बताऊँगा। तो देखिए वैल्यू ऑफ एन, तब ये मैंने माना कि एन को निकालना है। यहाँ पर एन क्या है? स्मॉल एन वो है केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। वो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के रूप में भी हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर के रूप में भी उपस्थित। अब एन का मान इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी एन का मान 2 होगा, तब तो संकरण sp हो जाएगा। एन का मान 3 होगा, तब संकरण sp2 हो जाएगा। एन का मान 4 होगा, तब sp3 हो जाएगा। एन का मान 5 होएगा तो sp3 संकरण हो जाएगा। एन का मान 6 होगा तो sp3 T2 संकरण हो जाएगा। एन का मान 7 होगा तो sp3 T3 संकरण हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया हमने कि संकरण कौन-सा होगा। अब बात आ गई पहचान करने की। इसके पहचान करने के 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप तो ये है
कि आपको केवल प्योर शुद्ध क्या दिया हो? हाइड्रोकार्बन। क्या दिया हो? हाइड्रोकार्बन, शुद्ध हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन का ही आपको संकरण निकालना हो। तब तो अगर चारों बंद सिंगल बंद हो, तब तो संकरण हो जाएगा उस कार्बन का sp3। एक द्विबंध उपस्थित हुआ तो हो जाएगा sp2। एक ट्रिपल बंध उपस्थित हुआ तो sp, मतलब 2 पाई बंध उपस्थित हो तो sp, चाहे वो पाई बंध एक साइड में हो या दोनों साइड में हो। अलग-अलग साइड में भी हो सकते हैं ना, तब भी क्या हो जाएगा? sp। जो आज तक आप अच्छे से पढ़ कर आए हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप, टाइप 2 पर। टाइप 2 यूँ कहता है, जब आपको मॉलिक्यूल दे रखा हो और उसकी संरचना भी क्या हो? गिवन। जब संरचना गिवन हो, तब हम कैसे उसका संकरण निकालते हैं? तो एन निकालने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, उसमें जोड़ देते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि लोकलाइज्ड लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर जो घूम नहीं रहे, अनुनाद में भाग नहीं ले रहे, ठीक है? एक जगह ही पड़े हैं। और उसमें एक चीज़ और आती है, ऐसे लोन पेयर भी जोड़ते हैं जो डिलोकलाइज्ड तो हो रहे हैं, लेकिन उनको हम संकरण में काउंट कर सकते हैं। अब मैं आगे बताऊँगा आपको कि कौन-सा लोन पेयर तो आपको काउंट करना है डिलोकलाइज्ड, और कौन-सा डिलोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट नहीं करना है। क्लियर? पहले अभी तो देख लो आप फ़ॉर्मूला, ये हो जाएगा एन, और एन का जितना मान आएगा उसके अकॉर्डिंग संकरण हो जाएगा। ये तो तब है जब संरचना दी हुई हो। लेकिन तीसरी कंडीशन ऐसी है कि प्योर हाइड्रोकार्बन भी नहीं हो और संरचना भी नहीं दी गई हो। तब उस टाइप 3 में निकालते हैं हम संकरण को निकालने के लिए एन का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय धातु परमाणुओं को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, प्लस माइनस चार्ज, यानी अगर माइनस चार्ज है प्लस कर देंगे, प्लस चार्ज है तो माइनस कर देंगे। ठीक है? डिवाइडेड बाय 2। अब इन फॉर्मूलों को पढ़ने से कुछ नहीं होता है, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब मैं ही आपको यहाँ पर सिखाऊँगा अच्छे से, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करते कैसे, क्लियर? तो देखिए मैंने पहला एग्ज़ाम्पल लिया, पहला ही एग्ज़ाम्पल ले लिया मैंने आपके, ये पहला एग्ज़ाम्पल है एक्स ई ओ 3, क्लियर? अब मैं देखो, मैं अलग ही कांसेप्ट से चलूँगा आपको निकालने के लिए। ज़ीनॉन ज़ीनॉन कौन से ग्रुप में आता है? एक केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या आता है? शून्य ग्रुप में। शून्य ग्रुप के बाह्यतम कक्ष में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 में कितनी ऑक्सीजन जुड़ रही है? देखो, यहाँ पर 8 में जुड़ रही है 3 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की टेंडेंसी है कि वो क्या बनाती है? ऑक्सीजन हमेशा पाई बंद भी बनाती है। एक और इलेक्ट्रॉन ये पाई बंद में काम आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन पाई बंद में काम आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन पाई बंद में काम आ गया, और एक बचा है आपके पास लोन पेयर। इसे क्लियर समझना। अब बताइए, 3 तो हो गया आपके पास बॉन्ड पेयर सिग्मा बंध वाले, और एक हो गया लोन पेयर। 3 और 1 4 कितना होता है? n बराबर 4। तो कित 4 होता है तब संकरण कौन-सा होता है? sp3। इसलिए ज़ीनॉन O3 का जो संकरण है वो क्या हो जाएगा अपने पास? sp3। क्लियर? अगर इससे भी क्लियर नहीं हुआ हो तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण, वो है I3 प्लस। क्लियर? अब देखिए, इसको पहले तोड़कर लिख लो। तो 3 आयोडीन है, 1 आयोडीन केंद्रीय धातु परमाणु, 2 सराउंडिंग परमाणु, ये प्लस। मुझे यूँ बताइए, आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है? हैलोजन ग्रुप में, यानी कि 17 ग्रुप। 17 ग्रुप में इनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है? साथ में एक प्लस चार्ज आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया गायब। कितने बचे? 6। 6 में 2 आयोडीन जुड़ गए, ये बाहर वाले, सराउंडिंग वाले। ठीक है? 2 बच गए अपने पास लोन पेयर। अब 2 तो ये बॉन्ड पेयर और 2 है लोन पेयर। तो जो n का मान निकलेगा, n इज़ इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज़ इक्वल टू 2 प्लस 2 बराबर 4। जब भी 4 आता है तो संगणकीय हो जाता है sp3।
क्लियर? अगर अब भी समझ में नहीं आया हो, तो मैं एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ। वो एग्ज़ाम्पल है आपके वेल नोन वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल XeF5 प्लस, ठीक है? सबसे पहले ज़ीनोन को लो और पता करो कि कौन से ग्रुप का है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है तो आपको अच्छे से पता है कि 18 ग्रुप का तत्व है। जब 18 ग्रुप का है तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8, ठीक है? शून्य ग्रुप का ना ये 8। 8 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो ये प्लस के कारण खत्म हो गया, एक पॉजिटिव भी तो इसी पे ही है, ठीक है? अब बचे 5 कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 पर क्या जुड़ा हुआ है? ये फ्लोरीन। क्या जुड़ गया? ये फ्लोरीन, क्लियर? ये फ्लोरीन। अब 5 पे फ्लोरीन जुड़ने के कारण फ्लोरीन की टेंडेंसी पाई बंद बनाने की तो है नहीं, ये केवल जुड़ते हैं सिग्मा बंध से। एक बच गया लोन पेयर। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर जो n का मान आया है, n का मान आया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितना आया? बॉन्ड पेयर तो है 5, लोन पेयर 1, n का मान आ गया 6। n का मान 6 होता तो देखो आप कौन-सा संकरण होता है? n का मान 6 होता तो sp3d2। इसलिए जो ज़ीनोन का संकरण है इसमें, वो क्या होगा? sp3d2। क्लियर? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इससे बेटर कॉमन सेंस एग्जांपल मैं बता नहीं सकता। क्यों? मैंने कहीं फॉर्मूले अप्लाई नहीं किए, कोई टाइप नहीं लगाया। डायरेक्ट डायरेक्ट बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस क्लियर किया। तो आप भी ऐसे ही करना। एग्जाम में फॉर्मूला लगाना बैठोगे तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है? एक और ले रहा था मैं एग्जांपल XeF। देखिए, कोई जिन्होंने के पास कितने हैं? 1, ये 4, 6 और ये 8। कितने जुड़ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फ्लोरीन जुड़ गए, एक लोन पेयर। 6, 1, 7। n का मान कितना आ गया? 7। n का मान 7 होता है, तो संकरण क्या होता है? sp3d3। क्लियर? क्या होता है? sp3d3। ओके? अब चलो 1-2 एग्जांपल और पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट उदाहरण ले रहा हूँ मैं, वो ले रहा हूँ PCl और ये प्लस। क्लियर? यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है कौन-सा? ये क्या होता है? फास्फोरस। और कौन से ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन वाले में। नाइट्रोजन के जस्ट नीचे क्या होता है? फास्फोरस। नाइट्रोजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ग्रुप का ना 5। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3, 2, 5। तो फास्फोरस में भी कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और ये 5। प्लस चार्ज आ गया एक, 1 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही निकल गया बाहर, बचे कितने? 4। 4 में कितनी क्लोरीन जुड़ गई? 4 ये क्लोरीन एटम जुड़ गए। ठीक है? क्लोरीन एटम जुड़ गए। अब 4 क्लोरीन एटम जुड़ गए, तो यहाँ n का मान कितना आया? 4। जब n का मान 4 आया, तो संकरण कौन-सा हो जाएगा अपना आप? sp3। क्लियर? चलो अभी क्लियर नहीं हुआ, मैं एक और एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है? फिर तो क्लियर हो जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ। वो देखिए, वो है अपने पास एक और एग्ज़ाम्पल, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। वो ले रहा हूँ कि हाँ, ये लेते हैं ना CO3 2 माइनस। ये एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल को आप क्लियर करोगे कैसे? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन कितनी जुड़ेगी? कितनी जुड़ेगी? अपने पास 3,
ठीक है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेगी, अब 2 माइनस के लगा दिए ये, 1 ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन और तीसरी ऑक्सीजन, ठीक है? ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये इसके साथ पाई बंध बना लेगी, इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। 3 ऑक्सीजन जुड़ गई, 3 बॉन्ड पेयर है तो संकरण क्या हो जाएगा? क्योंकि n का मान कितना? 3, क्लियर? अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक चीज़ बोली थी, वो ये कि टाइप 2 में एक चीज़ बोली थी मैंने कि काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, कौन से? काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो ये देखना है अपन को कौन सा काउंटेबल है, कौन से नॉन काउंटेबल। तो आ जाते हैं ये यहाँ, देखिए कि सबसे फर्स्ट बात, जो लोन पेयर किसमें उपस्थित हो? ये संकरित कक्षक में, ये संकरित कक्षक में उपस्थित हो, वो ही कहाँ जाते हैं? डिलोकलाइजेशन में, क्लियर? विस्थानीकरण में जाते हैं, पहली बात तो ये। असंकृत कक्षक यानी असंकृत कक्षक ही किसमें भाग लेते हैं? पाइबंध निर्माण में, पाइबंध निर्माण में, है ना? ठीक है? दूसरी बात, जो जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, कौन से? लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड जो लोन पेयर है यानी एक जगह स्थिर लोन पेयर, वो कहाँ रहते हैं? संकरित कक्षक में उपस्थित होते हैं, संकरित कक्षक, क्लियर? अब यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया कि लोन पेयर असंकृत में रहेगा और डिलोकलाइज्ड रहेगा, तो जो संकृत में रहेगा वो लोकलाइज्ड रहेगा। लोन पेयर की पहचान, देखिए कैसे पहचान करेंगे कि लोन पेयर अपने पास 2 प्रकार के, एक तो लोकलाइज्ड और एक है डिलोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो हमेशा क्या होता है? काउंटेबल लोन पेयर, ठीक है? तो दो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है, वो हमारे पास 2 प्रकार के, तो काउंटेबल, एक नॉन काउंटेबल, ठीक है? एक बात तो एक जो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, वो किसमें उपस्थित होता है? संकृत कक्षक, संकृत कक्षक, ठीक है? क्योंकि जो पाई बॉन्ड में भाग लेते हैं, पाई पाई बॉन्ड में कौन से कक्षक भाग लेते हैं? असंकृत कक्षक, ये भी क्लियर? अब डिलोकलाइज्ड हो रहा लोन पेयर, इसका मतलब कि वो असंकृत कक्षक में उपस्थित, असंकृत कक्षक में उपस्थित है, क्लियर? अब असंकृत में उपस्थित है तो कब तो उसे काउंट करना है, कब काउंट नहीं करना। अब देखिए, यदि लोन पेयर के डिलोकलाइजेशन, लोन पेयर के घूमने से सिस्टम में क्या आती हो? स्थायित्व। सिस्टम किसको प्राप्त करता हो? स्थायित्व को। स्थायित्व को कैसे प्राप्त करेगा? उसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, क्या आ जाए? एरोमेटिसिटी। यहाँ फिर सिस्टम अन्य किसी और तरीके से क्या हो जाए? स्थायी हो जाए, या चार्ज का क्या हो जाए? जो आवेश है, आवेश का क्या हो जाए? विस्थानीकरण, आवेश दूर दूर भग जाए, हट जाए, विस्थानीकरण। इन दो कंडीशनों से स्थायित्व प्राप्त करता हो यदि सिस्टम, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? नॉन काउंटेबल, नॉन काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। और यदि ये कंडीशन नहीं मिलती यानी सिस्टम क्या हो जाता हो? अनस्टेबल। यदि सिस्टम अनस्टेबल हुआ तो उसे बोलेंगे हम काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर।
अब थ्योरी से कोई चीज़ क्लियर होती नहीं है, इसको हम क्लियर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ एग्ज़ाम्पल। तो देखिए पहला एग्ज़ाम्पल लिया मैंने pyridine। ये pyridine ये pyridine की संरचना है, तो एक लोन पेयर है। देखिए ऑलरेडी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन क्या है डिलोकलाइजेशन, और इसके कारण ये सिस्टम ऑलरेडी क्या है एरोमेटिक इन नेचर। एरोमेटिक है तो इसने किसको प्राप्त कर रखा है स्थायित्व को। स्थायित्व को प्राप्त कर रखा है तो ये लोन पेयर अंदर घूम ही नहीं सकता। तो ये क्या है डिलोकलाइज सॉरी लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड लोन पेयर है, एक जगह पड़ा रहेगा। जब ये एक जगह है तो ये कौन सा कक्षक में उपस्थित होगा? कौन सा कक्षक में होगा? संकरित कक्ष संकरित कक्षक। और संकरित कक्षक में तो ये 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। इस नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा? sp2 संकरण। क्लियर? ये क्लियर हो गया। दूसरा जो उदाहरण है वो ये है। ये नाइट्रोजन, ये H पाइरोल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है ये 2 पाई बॉन्ड। यदि ये यहाँ पर ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन भाग नहीं ले तो सिस्टम हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है, अनस्टेबल। और यदि ये डिलोकलाइजेशन में भाग ले ले तो सिस्टम में जो एरोमेटिसिटी की कंडीशन थी 6 पाई इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो गई? पूरी हो गई। तो ये कौन-सा सिस्टम हो जाएगा? डिलोकलाइजेशन के कारण एरोमेटिक। इसका मतलब सिस्टम ने क्या प्राप्त किया इस बार? स्थायित्व प्राप्त किया। तो डिलोकलाइजेशन भी हो रहा, सिस्टम ने स्थायित्व भी प्राप्त किया। तो ये काउंटेबल है या नॉन काउंटेबल? तो ये है नॉन काउंटेबल। जब ये नॉन काउंटेबल है तो संगणना में भाग लेगा क्या? नहीं लेगा। ये कौन से कक्षक में उपस्थित है? ये संकरित कक्षक में। और असंगठित कक्षक में उपस्थित है, इसी कारण इसका संकरण होगा कभी भी sp2। गलती से भी sp3 मत कर देना। क्लियर? और यदि अब भी समझ में नहीं आया हो तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। देखो एक एग्जांपल लिया मैंने फिनोल। ये है फिनोल। और एक एग्जांपल लिया मैंने आपके पास एनिलीन। ये है एनिलीन। और एक एग्जांपल लिया मैंने बेंजाइन बेंजाइलिक एनायन। बेंजाइलिक एनायन, बेंजीन के ऊपर CH2 माइनस उपस्थित हो तो बेंजाइलिक एनायन कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर इसमें 2 लोन पेयर है। एक तो ऑलरेडी क्या है लोकलाइज्ड लोन पेयर, और एक का कन्फ्यूजन है कि ये डिलोकलाइजेशन में जा तो सकता है, लेकिन ये काउंटेबल है नॉन काउंटेबल। देखिए ये बेंजीन रिंग ऑलरेडी क्या है स्टेबल एरोमेटिक। अगर इसको मैं सिस्टम में घुमा भी दूंगा तो ये किसको क्या करेगी? सिस्टम में जाकर ये लोन पेयर सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। इसलिए इसको क्या करेंगे हम? क्या कर देंगे इसको? नॉन इसको कर देंगे हम काउंटेबल काउंटेबल डिलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर? तो दोनों लोन पेयर काउंट हो रहे हैं, एक तो लोकलाइज्ड है, एक डिलोकलाइज्ड। तो 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। आप इसका संकरण हो जाएगा sp3। एनिलीन में देखिए ये लोन पेयर क्या करेगा? देखिए इस लोन पेयर के घूमने से भी सिस्टम में क्या आएगी? अनस्टेबिलिटी। ऑलरेडी एरोमेटिक है, सिस्टम स्टेबल है, ये लोन पेयर घूमने भी जा रहा और सिस्टम को क्या कर रहा? अनस्टेबल। तो डिलोकलाइज्ड लोन पेयर है कौन-सा? लेकिन ये काउंटेबल। तो इसको काउंट करेंगे, इसका जो संकरण होएगा वो क्या होएगा? sp3। क्लियर? लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक बात और कही थी, अगर ये सिस्टम में घूमने गया, तो सिस्टम घूमने से एटम का चार्ज घूमने चल जाए, और ये अगर चार्ज घूमेगा, आवेश घूम रहा ना ये, यहाँ से थोड़ा टाइम के लिए हटेगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम?
सिस्टम यहाँ तो एरोमेटिसिटी प्राप्त कर रही है, चार्ज का डिलोकलाइजेशन। तो यहाँ चार्ज घूम रहा है। ये चार्ज घूमने के कारण ये क्या हो जाएगा, नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल काउंटेबल होने के कारण इसका संकरण हो जाएगा sp2। गलती से भी इसको sp3 मत कर दीजिएगा। इस लोन पेयर का ध्यान रखिए। क्लियर? और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं कि मान लिया जाए ये है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्लस। इस कार्बन का संकरण क्या होगा? इस कार्बन का संकरण भी sp होगा। कैसे हुआ? वो कंसेप्ट लगाना बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस। ये संकेत कक्षक था, कक्षक में इलेक्ट्रॉन निकल गया, एच ले गया, तो अभी भी इस कक्षक संक्रिति है क्योंकि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, लेकिन बिना इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो इसलिए क्या है इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए तो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग, उसमें अगर एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कार्बन का संकरण चेंज नहीं होगा। ये भी अभी भी क्या है, sp2 संक्रिति है कि जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो कौन सा कक्षक में आया, संकृत कक्षक। क्लियर? अगर ऐसा उदाहरण भी देखने को मिला आपको एग्जाम में तो आराम से क्लियर कर दीजिएगा इनको।